And commencing this first session, I would invite Professor Shyamal Kishore, Professor Pataliputra University, Patna. आज का जो विषय है उसके मुतालिक एंशिएंट विजडम, बुद्धिज्म एंड मॉडर्न प्रॉब्लम्स, इस सब्जेक्ट को चुना गया है समसामयिक समस्याओं को देखते हुए। हमारे माननीय एच श्री दलाई लामा जी ने रेज ऑफ होप दिखाया अपने साथियों को और पूरे विश्व को। इसमें उन्होंने कहा कि तुम स्ट्रेंथ मिलेगा, शक्ति मिलेगी, साहस मिलेगा और कुछ करने की उम्मीद मिलेगी। इसके लिए तुझे अपने पुराने विजडम को बचा के रखना है, कल्चर को बचा के रखना है, संस्कृति को बचा के रखना है, वातावरण को बचा के रखना है, जिसको आज हम पर्यावरण कह रहे हैं, उसको भी बचा के रखना है। यह मैसेज उन्होंने अपने तिब्बतियन भाइयों को ले दिया। साथ ही साथ इस पृथ्वी पे रहने वाले 8 लाख मिलियन जो भी प्राणी हैं, सबके लिए उन्होंने ऐसा कहा कि ये ऐसी चीजें हैं जो अगर बचेगा तो आप बचेंगे, वरना समसामयिक समस्याओं में आपकी पुरानी धरोहर थाती जो आपका इंडिक विजडम है वो खत्म हो जाएगा। तो इंडिक विजडम को हमें बचाना है, उसको नॉलेज के स्रोत में रखना है। इसलिए यह विषय चुना गया और इसमें दर्शन शास्त्र के विभिन्न विद्वान आपको अपना वक्तव्य देंगे और साथ ही साथ हमारे 2 मॉन्क्स भी भाई भी हैं जो भी अपने हिसाब से बुद्धिस्ट व्यू क्या है वो उस पर रखेंगे। ठीक, धन्यवाद। श्यामल जी, अब आप शुरू हों। रेस्पेक्टेड प्रोफेसर कुसुम कुमारी जी, चेयरमैन ऑफ द सेशन, प्रोफेसर पूनम सिंह एंड अदर distinguished participants, मैं सर्वप्रथम इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आज का जो ज्वलंत विषय रखा गया है, इंडियन विजडम एंड मॉडर्न प्रॉब्लम, ज्वलंत समस्या पर चर्चा करना इसलिए अच्छी बात है कि जब तक समस्या से रूबरू नहीं होंगे समाधान भी नहीं निकाला जा सकता है। और यह समस्या आज की नहीं है। राजकुमार सिद्धार्थ के वक्त भी समस्याएं थी और संभवतः उन्हीं समस्याओं को देखते हुए राजसुख को त्याग कर समस्याओं के निदान के लिए राजमहल को छोड़ा था। यह लोगों के लिए एक संदेश है कि राजमहल में रहने वाला व्यक्ति, राजकुमार, वह समस्याओं से रूबरू हो और उसका वैश्विक समाधान निकालने के लिए घर से निकल पड़ा हो। यही तो उनका जीवन दर्शन रहा है। कोई भी चिंतन या विचारधारा की प्रासंगिकता का आकलन सामाजिक परिवेश में ही किया जा सकता है। जिस चिंतन या विचारधारा ने सामाजिक समस्याओं को दरकिनार कर दिया, वैसा चिंतन या विचारधारा अमूर्त चिंतन कहलाता है। निसंदेह महात्मा बुद्ध को हम अप्लाइड फिलॉसफी का जनक कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने समस्याओं को देखा था और समस्याओं को देखने के बाद कहीं जंगल में जाकर नहीं रह गए, बल्कि समाज से जुड़े हुए रहे और लोगों को शिक्षित करते रहे। आज का जो बर्निंग प्रॉब्लम मॉडर्न समाज का है, मैं समझता हूं कि 3 बर्निंग प्रॉब्लम है जिसका दुष्परिणाम हम लोग सभी झेल रहे हैं। वह है ईगो, आइडेंटिटी क्राइसिस और इग्नोरेंस। ईगो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज ईगो तो ही है
जिसके कारण हम हिंसक हो रहे हैं। आज ईगो तो ही है कि परिवार टूट रहा है, ईगो तो ही है कि समाज में सामंजस्य नहीं है। असंतुलन का कारण ईगो है, और ईगो के साथ साथ दूसरा जो महत्वपूर्ण समस्या है वह है व्यक्तिगत पहचान की। जब हम आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम चाहते हैं कि हमारी पहचान बने, लेकिन पहचान कैसे बनेगा यह हमें महात्मा बुद्ध से सीखना होगा। राजा तो बहुत हुए, लेकिन महात्मा बुद्ध ने कुछ कर दिखाया कि आज महात्मा बुद्ध के संदेश केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत के अलावा कई देशों में इनके फॉलोअर हैं, जो कि आज सभागार में दिखाई भी दे रहे हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वह है इग्नोरेंस, अज्ञानता। इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। दुख का मूल कारण क्या है? अज्ञानता है। हमारे भारतीय दार्शनिक परंपरा का अवलोकन करें तो सभी लोगों ने अज्ञानता की बात की, लेकिन भारतीय दार्शनिक चिंतन इसलिए आशावादी है कि उन लोगों ने अज्ञानता के आधार पर दुख की बात की, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी निकाला। महात्मा बुद्ध ने भी प्रथम आर्य सत्य में दुख की बात की, तो द्वितीय आर्य सत्य में दुख के कारणों की बात की, तृतीय आर्य सत्य में निर्वाण की अवस्था की बात की, तो चतुर्थ आर्य सत्य में निर्वाण प्राप्ति के अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की है। अज्ञानता को दूर करने के लिए जो उन्होंने प्रतिक्त समुत्पाद में जो 12 कड़ी का उल्लेख किया है, उसमें अंतिम कारण के रूप में उन्होंने भी इग्नोरेंस को ही रखा है। जब तक इग्नोरेंस का अंत नहीं होगा, अज्ञानता का अंत नहीं होगा, तब तक सामाजिक समस्याओं का समाधान भी नहीं होगा। उन्होंने जो अष्टांग मार्ग की जो चर्चा की है, तो प्रथम ही उसका जो स्टेप है वह सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। राइट व्यू जब तक नहीं होगा, आपको ज्ञान नहीं होगा, आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन यदि निकालना है तो ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान? बुद्धिज्म में जिस विजडम की बात की गई है उस पर विचार करना होगा। और महात्मा बुद्ध ने ठीक ही कहा, इनके जो दार्शनिक विचार हैं उसमें स्वयं मुक्ति की सिर्फ बात उन्होंने नहीं की, बल्कि सर्व मुक्ति की बात की है। स्वयं यदि मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति कर लिए, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बैठ जाएं। उन्होंने कहा था कि जिस नाव पर चढ़कर आप नदी को पार कर रहे हैं, उस नाव को अन्य लोगों के लिए भी सुरक्षित रखिए। जब आप सुरक्षित रखेंगे तो दूसरा भी उस नाव पर चढ़कर इस दुख रूपी सागर से पार कर सकता है। कितना विशाल विचार था उस व्यक्ति का, और उन्होंने इसके लिए आजीवन लोगों को शिक्षित करते रहे। आज जो प्रॉब्लम जो समाज में है वह व्यवहार का प्रॉब्लम है। हमारे ग्रंथ में उल्लेख है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशा न समाचरेत। आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जिस व्यवहार की अपेक्षा आप दूसरों से करते हैं। क्या ऐसा हम कर पाते हैं? इसलिए नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं हम ईगो से गाइड हो रहे हैं। हम दूसरों से व्यवहार की अपेक्षा तो रखते हैं, लेकिन स्वयं उस प्रकार के व्यवहार नहीं करते हैं। महात्मा बुद्ध ने जो पंचशील का सिद्धांत दिया है, ब्रह्म विहार का विचार दिया है, क्या इससे व्यवहार कुशलता नहीं लाया जा सकता है?
जब उन्होंने पंचशील की बात की तो हिंसा नहीं करना है। आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंसा की जो स्थिति हम देख रहे हैं या हम सभी देख रहे हैं, वह चिंता और चिंतन का विषय है। कहीं न कहीं महात्मा बुद्ध प्रणीत जो टूल्स है पंचशील का, वह पहला ही है, हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। दूसरा उनका टूल्स था पंचशील का। आज हम क्या कर रहे हैं? समाज किस ओर जा रहा है, उस पर नियंत्रण करने की जरूरत है। बेविचार, जिस आचरण की बात हम कर रहे हैं, तो वही बेविचार भी नहीं करना है, अच्छे विचार के साथ। इसीलिए उन्होंने सम्यक दृष्टि के बाद, सम्यक संकल्प के बाद, सम्यक वाक और कर्मांत की बात की थी। झूठ नहीं बोलना है और साथ साथ नशा नहीं करना है। यदि इस पंचशील के मार्ग को व्यक्ति अपना ले तो क्या सामाजिक समस्याओं का शमन नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और दूसरा ब्रह्म विहार, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, 4 महत्वपूर्ण ब्रह्म विहार की चर्चा की गई है। आज जो स्थिति है, हम दूसरे के दुख से दुखी नहीं होते हैं, बल्कि दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। कहीं न कहीं जब तक हमें मैत्री भाव नहीं आएगा, जब तक हमें करुणा का भाव नहीं आएगा, जब तक हमें मुदिता का भाव नहीं आएगा, उपेक्षा का भाव नहीं आएगा, एक संतुलित समाज की बात हम नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले या अभी भी चल रहा है, कोरोना महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं। महात्मा बुद्ध करुणा की बात करते हैं। करुणा एक ऐसा मूल्य है जिसके आधार पर हम बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। दूसरे के दुख को स्वानुभूत कर लेना ही करुणा है। जब हम कहते हैं दूसरे के दुख को देखते हैं, इस महामारी में यदि किसी को कोविड होता था तो लोग न उससे मिलना पसंद करते थे, न जान की सुरक्षा भी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उसकी मदद नहीं करें। महात्मा बुद्ध का 4 आर्य सत्य जो है, वह मुख्य रूप से स्वानुभूत सिद्धांत है। उन्होंने कुछ सिद्धांत की विवेचना नहीं की है, बल्कि उसके अंतर्गत उन्होंने दुख को देखा, दुख के कारणों पर विचार किया, निर्वाण की अवस्था को परखा और तब 4 आर्य सत्य का सिद्धांत दिया है, जो चतुर्शास्त्र है, जिसमें अष्टांग मार्ग की चर्चा उन्होंने किया है। तो महात्मा बुद्ध का जो विचार है, वह कहीं न कहीं मॉडर्न समय की जो समस्या है, आधुनिक जो समाज की समस्या है, उसे निजात पाया जा सकता है। महात्मा बुद्ध एक ऐसे विचारक थे जिन्हें मुख्य मानवतावादी के साथ साथ वैज्ञानिक चिंतक कर सकते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि जो हम कह रहे हैं उसको आप मान लीजिए, बल्कि जो हम कह रहे हैं उसका आकलन आप स्वयं करें। और मुख्य रूप से मानवतावादी विचारक थे। शास्त्रीय अर्थ में महात्मा बुद्ध को कोई हम दार्शनिक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि तत्वशास्त्रीय समस्याओं पर वे विचार करना नहीं चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग और नरक की बात करना बुद्धिमता नहीं है। बुद्धिमता यह है कि जो आपके सामने जो बर्निंग समस्या है, उसका समाधान कीजिए। आधुनिक समाज में जिन समस्याओं को हम सभी झेल रहे हैं, उसमें महात्मा बुद्ध का जो सिद्धांत है, वह कहीं न कहीं इसका सीमांकन कर सकता है।
और उसके लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, व्यक्ति में अपार ऊर्जा की बात करते हैं। आप में ऊर्जा है, आप में क्षमता है, आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं। व्यक्ति के ऊर्जा और क्षमता की बात करके उन्होंने कहीं न कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की है। व्यक्ति जब अपनी ऊर्जा और क्षमता को पहचान लेगा तो कहीं न कहीं व्यक्ति जो है वह अपने आप को समझ पाएगा। मनुष्य की परिभाषा दी गई है, मैन इज ए वैल्यू सीकिंग एनिमल। मनुष्य मूल्यों से युक्त प्राणी है। क्या हमारे अंदर जो मूल्य है उसका स्वानुभूत कर पा रहे हैं? क्या उन मूल्यों के तहत हमारा कर्म हो पा रहा है? यदि नहीं हो पा रहा है तो कहीं न कहीं हमें विचार करना होगा। जिन मूल्यों की बात महात्मा बुद्ध ने की है, उन मूल्यों को अपनाकर, उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों को अमल करके कहीं न कहीं जो आधुनिक समाज में व्याप्त समस्याएं हैं उसका समाधान किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध कोई ऐसे विचारक नहीं थे जिन्होंने केवल सिद्धांत का प्रणयन किया है। उन्होंने वही चीज बोला है जिस पथ पर वे चढ़कर इनलाइटमेंट की प्राप्ति की है। इसलिए महात्मा बुद्ध एक ऐसे विचारक हैं जिन्हें मैं प्रारंभ में ही कहा था कि इन्हें अप्लाइड फिलॉसफी का जनक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। महात्मा बुद्ध का जो विचार है वह निश्चित रूप से आज के सामाजिक समस्याओं के समाधान में कहीं न कहीं सार्थक हो सकता है। महात्मा बुद्ध के विषय में यह कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध जब घर से निकले थे तो उन्होंने समस्याओं को देखा था, और जब उन समस्याओं को देखा था तो उसका समाधान करने के लिए निकला था। तो आज जो हम समस्या है उससे हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि आज की जो बर्निंग समस्या है उस समस्या की ओर हम गहराई से सोचें और उन समस्याओं के निदान की दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरा जो विषय है वह क्राइसिस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी एंड बुद्धिस्ट फिलॉसफी, यही हमने अपने पेपर का विषय रखा है। और चूंकि चेयरमैन प्रोफेसर कुसुम जी ने के द्वारा कहा गया है कि 10 मिनट का समय आपको दिया जाता है, तो समय सीमा का जो निर्धारण किया गया उसका उल्लंघन भी हिंसा है। इसलिए मैं उसका उल्लंघन भी नहीं करना चाहता हूं। यदि अच्छा रहता कि मैं पूरे पेपर को आपके समक्ष रखता तो मैडम कहना समरी रख सकते हैं। तो संक्षेप में ही सर्वप्रथम मैं बता दूं कि अपने पेपर में आधुनिक जो समाज की समस्याएं हैं उसको हमने रखने का काम किया है। तत्पश्चात महात्मा बुद्ध ने जो तत्व शास्त्रीय समस्याओं का जो निरसन किया या उस पर मौन रहा उसकी चर्चा मैंने किया है, और तत्पश्चात उनके जो सिद्धांत है उसके विषय में उल्लेख किया है। जो इंट्रोडक्शन मेरा है वह है कि आज संपूर्ण विश्व में हिंसा, द्वेष, कुंठा, निराशा, अनास्था और संदेह का वातावरण कायम है। आज की सभ्यता इतनी बीमार हो गई है कि मानवीय अस्तित्व खतरे में है। मानव समाज धार्मिक उन्माद एवं हिंसा से आक्रांत है। घरेलू हिंसा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु युद्ध एवं आतंकवाद की चुनौतियां हैं। साधन की पवित्रता के स्थान पर साध्य की प्राप्ति मानव जीवन का लक्ष्य बन चुका है। आज विचारशीलता, तार्किकता एवं बौद्धिकता का स्थान निजी स्वार्थ और पाशविकता ने ले ली है। प्रेम,
करुणा, भाईचारा का स्थान घृणा, उत्पीड़न और विषमता ने ली है। दुनिया में व्याप्त आर्थिक विषमता और उसकी बढ़ती खाई एक ऐसी भयावह स्थिति के आगमन की आहट दे रही है जहां टकराव ही टकराव सामने है। विकास के लिए अपनाए गए मॉडल ने दुनिया भर में जिस शोषण एवं उपभोक्तावादी प्रवृत्ति को जन्म दिया है, उसने दुनिया की राजनीति, सामाजिक संबंध के साथ पर्यावरण का भी संतुलन बिगाड़ दिया है। उपभोक्तावादी संस्कृति में आत्मतुष्टि को ही जीवन का सर्वोच्च मूल्य स्वीकार किया गया है। आत्मतुष्टि एवं स्वकेंद्रित सोच के फलस्वरूप विश्व पटल पर अनेक जटिल समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ऐसी स्थिति में विश्व समाज के लिए किसी संतुलित जीवन दर्शन की आवश्यकता है, जो किसी भी देश, समाज व व्यक्ति के लिए अनुकरणीय और आज के संदर्भ में प्रासंगिक भी हो। आधुनिक समाज का जीवन दर्शन जियो और जीने दो से आगे दूसरों के लिए जियो होना चाहिए, और ऐसा ही जीवन दर्शन महात्मा बुद्ध का रहा है। महात्मा बुद्ध का मुख्य उद्देश्य मानव जाति को पूर्ण बनाना था, उसमें निहित बुद्धत्व की संभावना को साकार करना था, मानव में अंतर्निहित उसके बुद्धत्व को जागृत कर समाज में प्रतिशोध के स्थान पर प्रेम, भोग के बदले त्याग, संघर्ष के बदले सहयोग एवं युद्ध के बदले शांति का राज्य कायम करना ही महात्मा बुद्ध के जीवन दर्शन का मूल मंत्र रहा है। जहां महात्मा बुद्ध का उद्देश्य एक ऐसी मानवतावादी दुनिया की पुनर्रचना करना था जहां करुणा, प्रेम, समता, अहिंसा एवं स्वतंत्रता व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन सके। उन्होंने दुखों की उत्पत्ति और निवृत्ति के आत्म साक्षात्कार की यात्रा में 4 आर्य सत्य, सर्वमुक्ति का सिद्धांत, मध्यम मार्ग, क्षणिकवाद, अनात्मवाद, प्रतिसंपादवाद, पंचशील का सिद्धांत एवं ब्रह्म विहार जैसे सार्वभौम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके सामाजिक निहितार्थ की प्रासंगिकता आधुनिक संदर्भ में भी है। जितने सिद्धांत थे उसका संक्षिप्त में मैंने उल्लेख किया और उसको कोरिलेट किया कि कैसे आधुनिक समस्याओं का समाधान इसके द्वारा किया जा सकता है। अंत में मैं अपना कंक्लूजन बतलाते हुए अपना जो समय मिला है उस समय सीमा को देखते हुए उसको समाप्त करूंगा। अतः निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध का दार्शनिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक, सार्वभौमिक, व्यवहारिक एवं मानवतावादी जीवन मूल्यों पर आधारित जीवन दर्शन है। बौद्ध दर्शन में वर्णित विचार पूर्णतः युक्ति संगत है तथा जिन विषयों पर संदेह किया, जैसे आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक आदि बिंदुओं पर विचार तक नहीं किया गया। बौद्ध चिंतन का आधार रूढ़िवादिता और अंधविश्वास न होकर तार्किकता, व्यवहारिकता एवं सत्यापन है। तभी तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि केवल मुझे गौरव या सम्मान देने के लिए मेरे वचन को कभी भी स्वीकार नहीं करना। मेरे वचनों को भली भांति अपने अनुभव से परीक्षा करने के बाद यदि लगे कि यह स्वीकार करने योग्य है तो स्वीकार करना, अन्यथा अस्वीकार कर देना। महात्मा बुद्ध का सत्यापन संबंधी यह विचार वैज्ञानिकता के साथ पूर्ण संगत है। बुद्ध के सामने समाज और विशेषतः मनुष्य का सर्वांगीण विकास अभिष्ट था। इसीलिए अभिष्ट को आदर्श स्वरूप प्रदान करने के लिए 4 प्रकार के क्लेश युक्त कर्म करने का सलाह दिया गया है। आज आधुनिक समाज में व्याप्त कुप्रवृत्तियां जैसे हिंसा, शत्रुता, द्वेष, लोभ आदि से मुक्ति पाने के लिए बौद्ध दर्शन प्रासंगिक है। महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग समस्त मानव जाति के लिए आज भी पथ प्रदर्शक है। इनका 4 आर्य सत्य मानव जाति को आशावादी प्रवृत्ति की ओर उन्मुख करता है। वर्तमान आधुनिक समाज हिंसा, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, भय, असंतोष, घृणा, स्वार्थवादी प्रवृत्ति एवं पर्यावरण संतुलन की समस्या से त्रस्त है। ऐसी स्थिति में बुद्ध का 4 आर्य सत्य, पंचशील का सिद्धांत, मध्यम मार्ग, क्षणिकवाद, अनात्मवाद,
ब्रह्म विहार संबंधी विचार लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तो मैं बहुत संक्षिप्त में समय सीमा में रहते हुए अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखा। आप लोगों ने हमारी बात को बहुत धैर्यपूर्वक सुना। आप सभी के प्रति बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद श्यामल जी, आपने बुद्धिज्म को गहराई से पढ़ा है, समझा है और उसे रखा है। जाहिर सी बात है, एक दर्शन के ज्ञाता को, और वो भी जो बुद्ध धर्म को समझता हो, बुद्ध के दर्शन को समझता हो, उसको अपनी बातों को संक्षेप करने में बहुत व्यथा होती है, कष्ट होता है। लेकिन हम आपका लेख के माध्यम से पढ़ेंगे, जो प्रज्ञा जर्नल निकलेगा उसमें आपके लेख छपेंगे और उसे हम पढ़ेंगे। अब हमारे डैश पर एक भंते हैं जिनको हम बुलाना चाहेंगे। भंते, आपका स्वागत है, आप आए, आपका स्वागत है एज ए स्पीकर, और बताएं बौद्ध धर्म के बारे में और वर्तमान की समस्या। Friends in the Dhamma, good afternoon. My name is Venerable Chokun Lao from Buddha Patipat Temple in London. I am Thai Buddhist monk, representative from Wat Thai Bodhikia, and also Thai monks from Thailand. I've been asked to talk today, actually just last night, about the program here today, especially the ancient Buddhist or wisdom. We are here in Bodhikia, which I bring a group from England to pay respect to the land of the Buddha. Buddha, the wisdom, the person who achieved enlightenment, and many years that we learn, Bodhikia, the Buddha land, many people who are Buddhist and non-Buddhist from all over the world would like to visit the Buddha land, especially at Bodhikia. I'm pleased to see this is an assembly hall from the government to make it possible for the people to have a gathering here. Number of the people who come to visit Bodhikia, because this land, if we can find the wisdom we're looking for or search for enlightenment, we would like to achieve some knowledge from the Buddha teaching. After many years of the teaching of the Buddha, the teaching has gone out of India to another countries, like in Thailand, and also to another country, like I am now in England over 30 years. I left Thailand to do some special mission work on behalf of the Bhikkhu. The Buddha left legacy to his disciples, Bhikkhu, Bhikkhuni, Upasaka, Upasika. It seems today the responsibility for the teaching left it for the Bhikkhu and some Bhikkhuni. I'm pleased to come to see the lady who turned to be one of the Buddha disciples as a female. We more or less do not recognize much of the female because we seem respect the Bhikkhu more than Bhikkhuni, maybe because of the time. But however, now I have seen quite a number of female monks who recognize as a Bhikkhuni who can work for Buddhism.
After many years in England, non-Buddhist country I live in, I would like to mention that the wisdom, the Buddha land, is so important for the human being to investigate the Buddha teaching. How much it can be arranged and much it can be done for the world today. Earlier this morning, I learned from the monks who say, the Westerner, they not really appreciate much of the Buddha teaching. But in fact now, the problems create from everywhere. But human being, as Asian or European, can work and solve out the problem together. Therefore, I bring a group of those who are interested in Buddhism, who invite, who practice Buddhism, and learn to understand the Buddha teaching. The word I just say, Ye ke chi puthang saranang katase, Nate kamit santi apayak puming pahaya manusang dehang, Devakayang paripure santi ti. It means for those who practice and follow the Buddha teaching, they can gain so much of the quality. The happiness will be there with them. Therefore, if they practice right way, they will sort out the problems. So the Buddha teaching can be very helpful for all people throughout the world. Now, we have monks, lay. So the monks and lay, as a vehicle of the Buddha legacy, one should be able to support each other like a vehicle for four wheels. One is monk, one is female monk, one is lay person, one the other lay person female. Work together. When it works together, if something not right, for example, the car have the problem with the tire, you need to fix, you need to help, you need to repair, to work together from one or the other, work together. Therefore, when I've been there for many years now, it work for the monks wherever we are working outside of another country. Representative like Asian, we have the monks from India, many temples. In Nepal, many temples. And then we have the monk from Australia, New Zealand, Singapore, Malaysia, and in Europe. In Europe itself, 120 temples. England, my country, which is a resident for over 30 years, is about 32 temples. And America. So all of us consider to work together for the benefit of the happiness of the human being together. Therefore, monks and the lay work together. When we work together, it will help us to move on to the vehicle of the Buddha. The Buddha left legacy for the human being or the people throughout the world to work together. We recognize at WBDO, World Buddhist Dhammaduta Organization. So the lay person, I would like and urge for all of you to consider, you are work of the ambassador of the Dhamma as a lay person. Mahabodhi Society, for example, work and support. And Vihara here in Bodh Gaya can do so much for the human being in the future. As a Buddhist monk in non-Buddhist country in England, I see the problems is everywhere, but we can create and help each other. When we create and help each other with the kindness and compassion, put the energy of the Buddhism and you practice, put in yourself, we use the Buddhism and you learn and practice Buddhism that you experience, and also having it by bathing, by eating, by taking, this is by the action, being in daily life with Buddhism. Therefore, you can see the way of life
of Buddhism can develop to be a person who practice the Dhamma in daily life and help to solve out the problems. Now, we would like to end with the quality of the teaching by sincerity feeling as Ahang Sukhito Homi. May I be happy. Tawang Sukhito Hohi. May you be happy. Sapphe satta avera hontu. Whatever being there are, avera hontu. May they be free from suffering, whatever they are. All of this will be part of our daily life and practice. And we practice like this, we will gain more with the happiness of the human being and humankind. I would like to end with my saying today that when the problems happening in the world, it can solve out by the human being. And the human being, from day when we were in our world, we should look at how can we use the Buddha teaching to solve the problems. Each of speaker today talk about the Four Noble Truth, the cause and effect. And in the reality, if they understand where is the real happiness, all of ourselves is within ourselves. And I therefore, happiness can be in ourselves, in our life. Can we bring that happiness to be seen in the world? With the world that we are living today, wherever Buddhist monks, nuns, lay Buddhists, wherever you are, work together hand in hand. The happiness will be here together. Thank you very much. Sadhu.